आज हम कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे। कॉलिजन आपको पता है कि दो बॉडी कोलाइड करती है तो उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर वेलोसिटी सेम रहती है। डिपेंड करता है किस टाइप का कॉलिजन है, किस तरह से वो कोलाइड कर रहे हैं, उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट या फिर लाइन ऑफ कॉलिजन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट नाम से पता चल रहा है व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टकराते हैं वहाँ पर एक लाइन बनेगी, वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही है उनके जो प्लेन है उनके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन इज अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन। लाइन ऑफ कॉलिजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। किस तरह से भी कोलाइड कर रही है, किस तरह से वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लाइन ऑफ कॉलिजन हमेशा कैसे रहेगा, दोनों बॉडीज के जो टकरा रही है उनके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और लाइन ऑफ कॉलिजन हमें कैसे निकालना होता है, तो ये नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि लेके एक वेज है, से ये फिक्स्ड वेज है और एक बॉल इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप किया, हमने ड्रॉप किया है। तो ये जब ये टकराएगी बॉल यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, और ये रेस्ट पे था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। तो इसकी ये जो इन दोनों का प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और प्लेन ऑफ ये इसके सरफेस, इसका सरफेस दिख रहा है तो इसका सरफेस डिफाइंड, एक कोई भी एक सरफेस दिखे उसके परपेंडिकुलर। तो ये हमने कहा कि इसका सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ ओरिजिन हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि दो बॉडीज है तो इस तरह से ये टकरा रही है, लेट से ये इस तरह चल रही है, ये इस तरह चल रही है, तो ये जब टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज, ये इनका जो ये पूरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन गए, क्योंकि ये यहाँ से इसका स्क्वायर शेप था तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन गए। तो हमारे पास इस प्लेन के ये जो सरफेसेस है इन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया हमारे पास, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूँ दो स्फेरिकल बॉडीज है और वो टकरा रही है, लेट से ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटीज है तो टकरा रही है। तो यहाँ पर किसी का भी सरफेस हम कह सकते हैं डिफाइंड नहीं है, एक पॉइंट डिफाइंड है यहाँ पे, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर किस तरह से, इसके सेंटर से जाएगा और इसके भी सेंटर से जाएगा। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिजन हो गया। तो हमने कहा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अगर मैंने कहा वेलोसिटी एक की इस डायरेक्शन में है और एक की हमने कहा एक इस डायरेक्शन में चल रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो लेट से अगर ये टकराते हैं इसकी वेलोसिटीज एक की इधर है, एक की v2 इधर है, v1 इधर है, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इनके सेंटर से जाने वाली लाइन होगी, तो लाइन ऑफ कॉलिजन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं जो सर्फेसेस मिले उसके परपेंडिकुलर, अगर स्फीयर है तो उसके सेंटर से जाएगी, तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। इसको नोट करेंगे। लाइक एक और अगर हम मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक वेज है और एक इस तरह से रॉड इसके ऊपर गिरी है, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, ये इसका रॉड का तो ये पॉइंट गिरा है और इस वेज का ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर लेट से ये इस तरह से गिरा है, तो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, लाइन ऑफ कॉलिजन, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ये वाली लाइन होगी लाइन ऑफ कॉलिजन, तो ये नोट करेंगे।
अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अकॉर्डिंग टू इनिशियल वेलोसिटीज एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, हेड ऑन कॉलिजन में लाइन ऑफ कॉलिजन इज सेम एज द लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज। तो ये दो कोलाइडिंग बॉडीज है और मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और u1 और u2 वेलोसिटीज जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोलाइड कब करेगा, जब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। मान लेते हैं कॉलिजन कर रहे हैं, तो इनके जो इनिशियल वेलोसिटीज की डायरेक्शन थी उसके अलग एक लाइन बनाई, तो ये लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज है और ये लाइन ऑफ कॉलिजन है। लाइन ऑफ कॉलिजन और साइन लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे किस तरह का कॉलिजन है, हेड ऑन कॉलिजन है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है हेड ऑन कॉलिजन का। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर इस तरह से एक वेज है और एक बॉल को हमने गिराया नहीं है और इस तरह से थ्रो किया है, और ये वेज अगर मान लेते हैं ये सरफेस पे पड़ा था, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये u1 है और इसका u2 कितना है, 0 है लेट्स से। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, सेम रहेगा। तो ये लाइन ऑफ कॉलिजन और लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो ये क्या होगा, किस तरह का कॉलिजन होगा, हेड ऑन कॉलिजन होगा। तो नोट करेंगे, अगर बॉल को हमने ड्रॉप नहीं किया और इस तरह से फेंका हमने कुछ वेलोसिटी के साथ में, तो ये दोनों एग्जांपल किसके हुए, हेड ऑन कॉलिजन के। तो नोट करेंगे दूसरे टाइप का कॉलिजन है ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्वियसली व्हेन द लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड द लाइन ऑफ कॉलिजन्स आर डिफरेंट, देन द कॉलिजन इज कॉल्ड ऑब्लिक कॉलिजन। लाइक ये लाइन ऑफ कॉलिजन ये रहा हमारे पास, और एक बॉडी की वेलोसिटी टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक वेल डिफाइंड लाइन ऑफ वेलोसिटीज नहीं है, दोनों का सेम लाइन ऑफ वेलोसिटीज नहीं है, और वो किससे सेम नहीं है, वो लाइन ऑफ कॉलिजन से सेम नहीं है। तो हम कहेंगे ये कॉलिजन किस तरह का होगा, ये वेलोसिटी तो किस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ कॉलिजन के डायरेक्शन में, लेकिन ये वाली वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉलिजन की डायरेक्शन में नहीं है, तो इस कॉलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कॉलिजन बोलेंगे। जैसे ये इसको हमने ड्रॉप किया एक वेज के ऊपर, तो ये नीचे आएगा, तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिजन क्या है, लाइन ऑफ कॉलिजन ये वाली है, तो वेलोसिटी और लाइन ऑफ कॉलिजन सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो किस तरह का कॉलिजन होगा, ये ऑब्लिक कॉलिजन होगा। तो ये नोट करेंगे। तो हम कुछ लॉज पढ़ते हैं अभी कॉलिजन में, लॉज ऑफ कॉलिजन। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। ओके, तो हम कब अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बात की, उसमें एक इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस सिस्टम का, जो कोलाइडिंग बॉडीज है उन सिस्टम का लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, उस इस डायरेक्शन में लगेगा जिसमें नेट इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा हो, 0 लग रहा हो, और उसके साथ में द इफेक्ट ऑफ द नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगते हैं और बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज करते हैं, उनको इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। ओके, और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस जैसे वो कम टाइम के लिए लगते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें उनका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, तो उनको हम नॉन इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। जैसे ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग फोर्स वगैरह हो गया, तो ये नॉन इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही बात कही गई है, द इफेक्ट ऑफ द नॉन इंपल्सिव फोर्सेस सच एज ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स इन स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन। तो कॉलिजन का टाइम इंटरवल होता है बहुत स्मॉल होता है, एकदम फटाक से कॉलाइड करते हैं, तो वो माइक्रो सेकेंड्स में कॉलाइड होता है, और उस टाइम में, उस पर्टिकुलर छोटे टाइम इंटरवल में जो ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये जो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है, उनकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, उसके नलीफाई कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो उस सिस्टम का क्या होगा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये नोट करेंगे
से क्या, अगर एक हेड ऑन कॉलिजन है इस तरह से, ये वेलोसिटीज है, बिफोर कॉलिजन इसकी स्पीड्स v1 है, u1 है और u2 है। तो ये किस तरह का कॉलिजन है, हेड ऑन कॉलिजन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इनिशियल वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में, u1 ग्रेटर देन u2 है, तब जाके ये टकराएगी। टकराने के बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज है, इसका मान लेते हैं v1 और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ये भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग ही होगी, और इसमें क्या होगा, v2 ज़्यादा हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा इससे। तो अगर डिपेंड करता है सेपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह का कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो वो बात की बात है। लेट से ये v1 वेलोसिटी है और ये v2 वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इसका कहता है, लेट से m1 ये इस डायरेक्शन में है, लेट से ये इस डायरेक्शन में भी होता है, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये वेक्टोरिकली लिखा है। अभी हमने कहा कि ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, लेट से इस डायरेक्शन को, राइट साइड की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एक्स मान लिया। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2, और इस ये भी इसी डायरेक्शन में है। लेट से हमको नहीं पता चल रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन मान लो। अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, वही डायरेक्शन आएगी, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका जो हमने माना उसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो m1 इसकी डायरेक्शन भी इधर है, तो v1 प्लस m2 v2। डिपेंड करता है किस तरह का सीन है, हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो ये नोट करेंगे, ये किसके लिए, हेड ऑन के लिए, ये हेड ऑन का नोट करेंगे। इसके बाद ऑब्लिक का कैसे करना वो बताता हूँ। अगर केस हो लेट से ऑब्लिक कॉलिजन का, ऑब्लिक कॉलिजन के लिए लेट से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी कोलाइड कर रहा है, जस्ट कोलाइड कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेट से v2 है, u2 है। लेट से इस डायरेक्शन में भी नहीं है, एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ले लेते हैं। ये लेट से इस डायरेक्शन में है, ये u1 है, ये u2 है, और मान लेते हैं कि इनकी वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन हमने कहा इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी लेट से इसी डायरेक्शन में v2 हो जाती है। इस तरह से ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, और ये मान लेते हैं डेल्टा, और ये मान लेते हैं गामा। तो इस ये हमारे पास वेलोसिटीज का सीन हो गया। तो हमने कहेंगे कि ये जो लाइन ऑफ कॉलिजन है, लाइन ऑफ कॉलिजन है, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, इम्पल्सिव फोर्स है नहीं, और ये दोनों सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो इनका मोमेंटम लाइन ऑफ कॉलिजन के, इसका लेट से मास m1 है, इसका m2 है, तो इसका मास कंजर्वेशन होगा मोमेंटम का किस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ कॉलिजन। तो लाइन ऑफ कॉलिजन के डायरेक्शन में ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 cos अल्फा, तो m1 u1 cos अल्फा, इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव लेट से, प्लस इसका m2 इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऑपोजिट, और कितनी है, u2 cos बीटा, u2 cos बीटा, तो हमारे पास माइनस u2 cos बीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये डेल्टा पे गया इसकी वेलोसिटी, और इसकी गामा पे वेलोसिटी गई, v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी। तो इसका लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग हमारे पास v1 cos डेल्टा, सॉरी मोमेंटम m1 v1 cos डेल्टा, और इसका कितना होगा v2 cos गामा, लेकिन नेगेटिव है, तो m2 इंटू माइनस v2 cos गामा। एक इक्वेशन हमारी ये हुई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो इसका ये जो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन ये जो वेलोसिटी है जो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग थी, उसका तो हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया, तो दूसरी वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इस बॉडी का, ये वाला कंपोनेंट जो लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर है, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना u1 है, ये u1 cos अल्फा, ये u1 sin अल्फा, और वैसे ही सिमिलरली
ये u2 है तो u2 cos बीटा इधर चला गया और ये इसका u2 sin बीटा। सिमिलरली यहाँ पे v1 इस डायरेक्शन में v1 sin डेल्टा और इसका v2 sin गामा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट था u1 sin अल्फा ये अनअफेक्टेड रहेगा। तो परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट है कंपोनेंट वेलोसिटीज, तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया हमारे पास। और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट द वेलोसिटीज द वेलोसिटी कंपोनेंट्स which are perpendicular to the line of impact are unaffected उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनअफेक्टेड है इसका मतलब ये u1 sin अल्फा किसके बराबर होगा v1 sin डेल्टा के। तो इसका मतलब क्या हुआ u1 sin अल्फा किसके बराबर हो गया v1 sin डेल्टा के। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट इस दूसरी बॉडी का कंपोनेंट u2 sin बीटा, तो ये u2 sin बीटा किसके बराबर हो गया इसका ये वाला कंपोनेंट v2 sin गामा। तो हमें ये करना है द कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज कंपोनेंट दे विल बी अनअफेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टाइप ऑफ कॉलिजन इट इज। ऑब्लिक होगा उसी केस में होगा और ऑब्लिक में इस तरह से होगा कि ये वाला कंपोनेंट इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर रहेगा, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो बराबर रहेगा। तो ये नोट करेंगे। सेकेंड लॉ है हम न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो पहले लॉ पढ़ लिया हमने कि कॉलिजन के बाद जो बिफोर कॉलिजन था और आफ्टर कॉलिजन था जो मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा अगर इंपल्सिव फोर्सेस नहीं। अगर इंपल्सिव फोर्सेस होते तो हम इंपल्स की इक्वेशन लगाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन होगा वो भी हम सॉल्व करेंगे। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या है? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल लॉ विच रिलेट्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बॉडीज before collision and the velocities of separation of the bodies after collision। अगर मैं कहूँ कि velocity of separation क्या है, velocity of approach क्या है, तो वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को और collision के बाद किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उनको हम velocity of separation और velocity of approach। बिफोर collision जो अप्रोच कर रहे हैं उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और आफ्टर कॉलिजन वो जिस तरह से सेपरेट हो रहे हैं उस रिलेटिव वेलोसिटी को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम कहेंगे तो उसको रिलेट करता है। तो अकॉर्डिंग टू इट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक कोई कोफिशिएंट है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास, उस कोफिशिएंट को हमने बोल दिया वो बॉडीज पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की बॉडीज है, उसके इलास्टिक बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम डिनोट करते हैं ई से इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बराबर। तो ये नोट करेंगे। तो न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ के हिसाब से हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम पहले बात करते हैं लेट्स से कि हेड ऑन कॉलिजन का केस लेते हैं। ये कॉलिजन से पहले u1 है और ये u2 है और इसके बाद लेट्स से ये v1 है और ये v2 है। ये भी जस्ट बिफोर कॉलिजन और ये जस्ट बिफोर
कॉलिजन और ये जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन ये हो गया हमारे पास। लेट्स से इसका मास m1 है और ये m2 है। तो हमें पता है मोमेंटम कंजर्व करा दिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेट किस तरह से हो रही है, ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तभी से सेपरेट हो पाएगी। तो हमारे पास v2 माइनस रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो v2 माइनस v1 बड़ा माइनस छोटा डिवाइड बाय ऑब्वियसली अगर ये टकरा है तो u1 ज़्यादा होगा u2 से, तो u1 ग्रेटर देन u2 और यहाँ से v2 इज ग्रेटर देन v1, तभी ये सेपरेट हो पाएगा और ये तभी टकरा पाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये रहा v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे। ये हमारे पास ये u1 है u2 है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो u1 माइनस ये हमारी इक्वेशन होगी। तो हमें साइन के साथ लेना है, किस तरह से लेना है एक और एग्जांपल देता हूँ, तो ये नोट करेंगे। से दो बॉडीज टकरा रहे हैं, हेड ऑन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये इस तरह से u1 है और ये इस तरह से u2 है, मास m1 है और ये m2 है। तो टकराने के बाद हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया दोनों की वेलोसिटी, एक की v1 इधर मान ली और दूसरे की भी इस डायरेक्शन में मान ली। लेट्स से कि हमको नहीं पता, हमने ऑब्वियसली इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगा क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन है। तो हमारे पास इसका मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। मोमेंटम कंजर्व कराने के बाद अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ की बात करें, तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेट किस वेलोसिटी से हो रही है, ऑब्वियसली ये सेपरेट हो रहे, तो इसका मतलब v2 ग्रेटर देन v1, तो v2 माइनस v1 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी v2 माइनस v1। और इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसमें u1 और u2 में कोई रिलेशन नहीं होगा तो भी चलेगा। रिलेशन इन द सेंस कौन बड़ा है कौन छोटा डिपेंड नहीं कर रहा, टकरा तो रहे ही है, तो टकरा रहे इसका मतलब ये कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और बहुत तेजी से अप्रोच कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो सम हो जाएगा u1 प्लस u2। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमें अगर हम ये भी मान सकते हैं कि लेट्स से इसकी वेलोसिटी v1 इधर मान ली और इसकी वेलोसिटी v2 इधर मान ली, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, ये तो अप्रोच ही कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कैसे, हम मानेंगे कि वो सेपरेट हो रहे हैं। हम इस तरह का कोई चीज मानेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस तरह से ही मानेंगे तो हमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये नोट करेंगे। तो ये भी हेड ऑन के लिए है। एक ऑब्लिक का भी मैं केस लूंगा तो ताकि सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो हम ऑब्लिक का केस लेते हैं, लेट्स से ऑब्लिक के केस में इस इक्वेशन को कैसे बनाना है, तो हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटीज है वो उनका हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमें लेना है। तो ये लाइन ऑफ कॉलिजन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। लेट्स से ये वेलोसिटी u1 है और ये वेलोसिटी u2 है, ये मान लेते हैं अल्फा बना रहा है और ये बीटा बना रहा है। तो जस्ट बिफोर कॉलिजन और जस्ट आफ्टर कॉलिजन मैं मान लेता हूँ, इस तरह से डायग्राम बनाता हूँ कि ये v1 हो जाता है और इसकी वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में ताकि सेपरेट होते हुए दिखे। तो मान लेते हैं ये गामा है और ये डेल्टा है और ये गामा है, कुछ भी मान सकते हैं। इस डायरेक्शन, इस बार मैंने क्या किया, इसको सेपरेट होते दिखाया, इसको इधर नहीं बनाया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, तो हमने उस डायरेक्शन में बनाया। पॉजिटिव आया तो ठीक है, अगर नेगेटिव आया तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट था, इसका कंपोनेंट u1 cos अल्फा और इसका कंपोनेंट u2 cos बीटा। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन E क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इसका ये कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये v2 cos गामा
और इसका ये वाला कंपोनेंट डायनामिक इम्पैक्ट का लॉन्ग v1 cos डेल्टा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, तो हमने ये मानेंगे ये बड़ा है ये छोटा है, तो वेलोसिटी सेपरेट कैसे होगा, बड़ा माइनस छोटा, तो v2 cos गामा माइनस v1 cos डेल्टा। तो हमें कौन सी वेलोसिटीज लेनी है, along the line of collision, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के along वाली वेलोसिटीज। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या रहेगा, ये इसका u1 cos अल्फा इधर है और u2 cos बीटा इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएगा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आएगी। तो नोट करेंगे इसको। नोट करेंगे हम पहली चीज, दिस लॉ इज वैलिड इवन व्हेन मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। अगर मोमेंटम की इक्वेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनेगी और हमेशा वैलिड होगी इवन इफ द मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। मतलब व्हेन द एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्ट, अगर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो भी हम इस इक्वेशन को हम लगा सकते हैं। तो ये नोट, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलिजन बेस्ड ऑन ई, वैल्यू जो ई की वैल्यू उस पर हम डिपेंड करता है किस तरह का कॉलिजन है। अगर ई की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या होगा, वो किस तरह का कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल रहेगा तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। अगर हम, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है एनर्जी कंजर्व रहेगा। दूसरा, अगर E इक्वल टू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। E इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा, मतलब वो सेपरेट नहीं होंगे। इसका मतलब बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कॉलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 मतलब E0 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। वेलोसिटी ऑफ E0 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 मतलब वो सेपरेट नहीं हो रहे, उनका रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन है ही नहीं। इसका मतलब वो दोनों साथ में मूव करेंगे, दे विल मूव टुगेदर। ओके, तो दे विल, बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर एंड विल मूव टुगेदर। और ई अगर मैं कहूँगा 0 और 1 के बीच में रहता तो उस कॉलिजन को हम कैसे बोलेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन। ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इन इलास्टिक, सिंपल इन इलास्टिक कॉलिजन अगर उनको बोलता है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ई की वैल्यू, ये एक स्केलर क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और ई की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अगर 1 होती है तो इलास्टिक परफेक्टली, ई 0 होता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और 0 और 1 के बीच में है तो इन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये सारी थ्योरी नोट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे, अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो एनर्जी कंजर्व होगा, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व। तो एनर्जी हम एनर्जी कंजर्वेशन की एक इक्वेशन लगाएंगे जब वो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो ये भी नोट कराऊंगा मैं, ये लिखेंगे।